हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर मैं आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जो है वो समझाने वाला हूँ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो अपनी कंसंट्रेशन हाई रखिएगा और एक मूवी की तरह इसको एंजॉय करिएगा। पूरा लेक्चर एक बार में देखना, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई रिलेटिव स्पीड है क्या। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में सापेक्ष गति कहते हैं। तो ये चीज़ क्या है? रिलेटिव स्पीड है, ध्यान से सुनना, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में कोई एक चीज कितनी स्पीड से दूर जा रही है, कितनी रेट से दूर जा रही है। अगर आपने इसको अच्छे से समझना है तो मान लो यहाँ पर ये दो बाइक वाले हैं और इन दो बाइक वालों के साथ में यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है। तो अब दोनों बाइक वालों ने अपनी बाइक बिल्कुल एक स्पीड से चलानी स्टार्ट की, बिल्कुल एक स्पीड से चलानी स्टार्ट की और एंड में जाकर रुक गए। मेरे को एक बात बताओ, ये पहला बाइक वाला है और ये दूसरा बाइक वाला है, क्या पहले बाइक वाले के रिलेशन में दूसरा बाइक वाला दूर गया? जी नहीं, बिल्कुल भी दूर नहीं गया, वो तो बिल्कुल उसके उतने ही पास रहा। लेकिन क्या ये जो पेड़ है, इस पेड़ के रिलेशन में ये जो दूसरा बाइक वाला है, क्या ये दूर गया? जी हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ ये तो दूर चला गया। तो यहां पर अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि देखो, ये जो दूसरी बाइक वाला है, इसकी स्पीड इस पेड़ के रिलेशन में, मैं मान लेता हूं कि दोनों बाइक वालों की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो दूसरी बाइक वाला है, इसकी स्पीड इस पेड़ के रिलेशन में कितनी है? इस पेड़ के रिलेशन में है 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पेड़ तो वहां से हिला ही नहीं। तो इस पेड़ से ये दूसरी बाइक वाला कितनी स्पीड से दूर जा रहा था? पेड़ तो वहां से हिला नहीं, यही जा रहा था दूर। तो इसकी जो भी स्पीड थी, ये उतनी स्पीड से इस पेड़ को पीछे छोड़ रहा था। लेकिन इसके साथ इसका दोस्त है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो उसको कितनी स्पीड से पीछे छोड़ रहा था? उसको तो पीछे नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमें क्या समझना है कि एक चीज की स्पीड दूसरी चीज के रिलेशन में निकालते कैसे हैं? हम निकालते हैं, हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड को कंपेयर करते हैं। तो इस पेड़ की स्पीड कितनी है? पेड़ की स्पीड है भाई साहब 0 किलोमीटर पर आवर और इस बाइक वाले की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम 0 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर को कंपेयर करेंगे और फिर इनकी स्पीड निकालेंगे कि भाई एक दूसरे के रिलेशन में इनकी स्पीड कितनी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिकॉज दो केसेस हो सकते हैं रिलेटिव स्पीड के अंदर, तो वो दोनों हम समझते हैं। तो देखना आप ध्यान से, हमारे सामने एक बस है और एक बाइक वाला है। बस की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और बाइक वाले की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बस और बाइक वाला अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्पीड से चलना स्टार्ट करेंगे। तो देखना, यहां पर एक पेड़ है, तो बस धीरे धीरे बाइक वाले से आगे निकल गई, धीरे धीरे। लेकिन ये जो बस थी, ये इस पेड़ से तो काफ़ी तेज़ आगे निकल गई थी, क्योंकि पेड़ वहीं पर खड़ा था। तो अब मैं आपको बताऊंगा बस की स्पीड। बस की स्पीड पहले तो ट्री के रिलेशन में, जो पेड़ की स्पीड थी, पेड़ की स्पीड थी 0 किलोमीटर पर आवर, पेड़ वहीं पर खड़ा था। तो पेड़ की रिलेशन में ये जो बस है, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज दूर निकल गई पेड़ से ये इतनी स्पीड से दूर निकल गई। लेकिन उसके पीछे एक बाइक वाला था, बाइक वाले की स्पीड कितनी थी? बाइक वाले की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे के अंदर जब बस 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, तो वहीं पर वो बाइक वाला 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। तो कुल मिलाकर वो जो बस है, वो 1 घंटे के अंदर बाइक वाले को सिर्फ 10 किलोमीटर का गैप दे पाई थी। वो बाइक वाले से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जा पा रही थी 1 घंटे के अंदर। तो बाइक वाले के रिलेशन में या बाइक वाले की तुलना में जो बस की स्पीड है वो कितनी थी? वो थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों के अंदर ये फर्क कैसा, ये दोनों स्पीड कैसे आई? तो देखो, जब भी आपको देखनी है दो चीज़ों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और जब वो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और जब वो सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हों, जैसे यहाँ पर जो बाइक वाला है और बस वाला है, वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, दोनों उस तरफ गए हैं, आपकी स्क्रीन के राइट साइड गए हैं दोनों। तो जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हों,
तो उनकी अगर रिलेटिव स्पीड देखनी है तो हम देखेंगे जी उनकी स्पीड का डिफरेंस। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब मैंने ये बात यहाँ पर आपको समझा भी दी है। तो बाइक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर का फर्क है। यहाँ पर वो डिफरेंस ही मैंने लिखा है। हो सकता है अब आपको लगे कि पेड़ तो मूव कर ही नहीं रहा था, पेड़ तो सेम डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा था। तो भाई अगर कोई चीज़ खड़ी है उसके रिलेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव स्पीड देखनी है, वो तो उतनी ही होगी जितनी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, क्योंकि खड़ी चीज़ की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, और इसको हम क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व करते भी नहीं। तो यहाँ पर आपको नोट करने लायक बात क्या लगी जो आपको याद रखनी है? जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में बढ़ रही हों तो उनकी रिलेटिव स्पीड, मतलब उनकी स्पीड एक दूसरे की तुलना में हम कैसे पता करेंगे? उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे। आपने ये चीज़ लिख लेनी है, जब भी सेम डायरेक्शन में हो तो उनकी स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब दूसरा केस लेता हूँ, हमेशा सेम डायरेक्शन में थोड़ी जाएंगे, ठीक है, कभी कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बाइक वाला है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर ये बस वाला है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। ठीक है भाई, तो अब की बार ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना, जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों ने मिलकर इस डिस्टेंस को कवर किया है। दोनों ने मिलकर इस डिस्टेंस को कवर किया है। ये यहां से 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर बढ़ रहा था और ये बस यहां से 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर बढ़ रही थी। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। मतलब इस डिस्टेंस को, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर इधर आ गया, मतलब बस के पास आ गया, बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर इसके पास आ गई। तो 1 घंटे के अंदर दोनों एक दूसरे के 110 किलोमीटर पास आ गए। मतलब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के रिलेशन में कितनी स्पीड से बढ़ रही थी? यहाँ पर ये बढ़ रही थी 60 + 50, दोनों की स्पीड का सम। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हों, एक की स्पीड 60 है, एक की स्पीड 50 है, और उन दोनों की टक्कर हो जाए तो भाई साहब भयंकर नुकसान होगा। उनकी जो टक्कर होगी वो 60 + 50 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का असर पैदा करेगी। उनकी जो टक्कर होगी वो इतनी होगी जब कोई 110 किलोमीटर पर आवर वाली चीज़ 0 किलोमीटर, मतलब एक खड़े पेड़ में टकरा जाए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या नोट करना है? यहाँ पर आपको दो चीज़ें नोट करनी है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हों और हमें एक दूसरे के रिलेशन में उनकी स्पीड निकालनी है, तो हम उन दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, उनकी गतियों का अंतर लेंगे। जब भी दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों तो, और हमें उनकी रिलेटिव स्पीड देखनी है, तो हम क्या करेंगे? हम सम लेंगे, हम जोड़ लेंगे उनकी गति का, सम ऑफ देयर स्पीड्स। क्लियर है? अब इसी कंसेप्ट के और जो टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेरे बताने से पहले आप इनको सॉल्व करें। ए कॉन्स्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड ए थीफ। तो एक थीफ है और उसके 114 मीटर पीछे एक कॉन्स्टेबल है। तो दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है? दोनों के बीच में डिस्टेंस है 114 मीटर। द कॉन्स्टेबल रन्स 21 मीटर एंड द थीफ रन्स 15 मीटर इन ए मिनट। तो जो थीफ है वो 15 मीटर इन ए मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है और जो कॉन्स्टेबल है वो 21 मीटर इन ए मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो देखो चोर भी तो भाग ही रहा है, चोर तो वहां पर खड़ा नहीं है। तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि कांस्टेबल की स्पीड 21 है और वो 21 की स्पीड से उसको पकड़ेगा ना, चोर वहां पर खड़ा थोड़ी है। तो लेकिन कांस्टेबल 21 की स्पीड से भाग रहा है, चोर सिर्फ 15 की स्पीड से भाग रहा है। तो यहाँ पर इस कांस्टेबल को कितनी स्पीड की एडवांटेज है? कांस्टेबल को कितने की एडवांटेज है? 21 - 15, 6 मीटर पर मिनट, इतनी एडवांटेज है। और इसी एडवांटेज के कारण ये इस चोर को पकड़ पाएगा। अगर कांस्टेबल की स्पीड कम होती तो इसको पकड़ भी नहीं पाता। तो अब जो कांस्टेबल की रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड मतलब कि कांस्टेबल इस डिस्टेंस को, जो बीच का डिस्टेंस है, इसको किस स्पीड से कवर करने वाला है, इस गैप को किस स्पीड से कम करने वाला है, वो आएगा दोनों की स्पीड का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में भाग रहे हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं।
चोर भी उसी तरफ भाग रहा है, कांस्टेबल भी उसी तरफ भाग रहा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई भाई, इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई 6 मीटर पर मिनट। तो कांस्टेबल ने 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से 114 मीटर के डिस्टेंस को कवर करना है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, तो भाई उसको टाइम लग जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 6 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये 19 पर चला जाएगा। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, इतनी स्पीड से ये 19 मिनट के अंदर चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और करो भाई। ए कांस्टेबल फॉलोज ए थीफ हु इज 200 मीटर अहेड ऑफ द कांस्टेबल, तो जो थीफ है वो भाई 200 मीटर अहेड है कांस्टेबल के, तो अब की बार हमारा डिस्टेंस है 200 मीटर। इफ द कांस्टेबल एंड द थीफ रन्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, तो जो कांस्टेबल है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और जो थीफ है वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अब की बार कांस्टेबल की जो रिलेटिव स्पीड है थीफ के अकॉर्डिंग वो कितनी है, वो है भाई 8 माइनस 7, 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब कांस्टेबल इस 200 मीटर के गैप को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है कि भाई 60 मिनट के अंदर वो 1 किलोमीटर कवर कर लेगा। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। 1000 मीटर का अगर गैप होता तो उसको कांस्टेबल 60 मिनट में निपटा देता, लेकिन यहाँ पर 200 मीटर का गैप है, तो 1000 के कंपैरिजन में कितना है, 1/5 गैप है, 5वें हिस्से का, तो 60 मिनट के कंपैरिजन में कितने मिनट लेगा, 1/5। सिर्फ 12 मिनट के अंदर इस चोर को धर दबोचेगा ये कांस्टेबल। समझ में आ गई बात। अदरवाइज आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी कर सकते थे। डिस्टेंस है अपना 200 और स्पीड कितनी है अपनी स्पीड है भाई 1 किलोमीटर पर आवर, उस हिसाब से भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस को क्या करता, मैं डिस्टेंस को 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर में ले आता, तो अब अपना आंसर आता आवर्स, घंटे में। लेकिन अब मैं इसको 60 से गुणा कर देता, तो अब अपना आंसर किस में आएगा, मिनट में। ठीक है, तो बस आप इसको सोल्व कर लेते हैं, 200 5 5 12 12 मिनट आंसर आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। तो 2 सिटीज़ हैं ए और बी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 330 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM, तो जो सिटी ए है यहाँ से एक ट्रेन चलती है, एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर, और बी की तरफ जाती है, तो 8 बजे ये सुबह चलती है और बी की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ती है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड्स ए एट 75 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन बी से 9 बजे निकलती है और ए की तरफ बढ़ती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्लियर है। अब एग्जामिनर ने ये पूछा है कि भाई ये कितने बजे मिलने वाली है, तो देखो यहाँ पर आपने सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, बिकॉज ये ट्रेन 9 बजे चली है और ये ट्रेन 8 बजे चली है, तो एक बार ये देख लो कि ये जो 8 बजे चलने वाली ट्रेन है ये 9 बजे तक कहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर ये कितनी दूर पहुँच जाती है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 1 घंटे के अंदर यानी कि कुल मिलाकर 9 बजे ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, जी हाँ। और वो वाली ट्रेन अभी खड़ी है, वो यहाँ से चली नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना बच गया, पूरा डिस्टेंस था 330, उसमें से 60 इसने अकेली ने कवर कर लिया, तो भाई अब बच गया 270 किलोमीटर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 270 किलोमीटर का, अब इसको कैसे कवर किया जाएगा, क्या अब सिर्फ एक ट्रेन चलेगी या दोनों ट्रेन चल पड़ेंगी, अब दोनों ट्रेन चल पड़ेंगी, बिकॉज 9 बज गए हैं। ये जो ट्रेन है ये तो चल ही रही है 8 बजे से, लेकिन अब ये भी चल पड़ेगी, तो मतलब अब ये जो डिस्टेंस कवर होगा ये इन दोनों की मेहरबानी से कवर होगा। ये दोनों अपने एफर्ट्स लगाएंगे और दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के चल रही हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को कवर कर रही हैं। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, स्पीड का सम होता है या डिफरेंस, ऑपोजिट के लिए क्या होता है, सम। और ये चीज़ आप फील भी कर पा रहे होंगे बिकॉज दोनों एफर्ट्स लगा रहे हैं इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो भाई पहले वाली ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 75 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों की स्पीड का सम कितना होगा, 135 किलोमीटर पर आवर।
तो 270 किलोमीटर का डिस्टेंस 135 की स्पीड से कवर होगा, तो कुल मिलाकर कितना टाइम लग जाएगा? कुल मिलाकर सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। और ये जो 2 घंटे हैं ये कब से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे? 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद की बात को हमने कैलकुलेट किया है ना, तो 9 बजे के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद 270 किलोमीटर का डिस्टेंस ये दोनों मिलकर कवर कर लेंगी और कहीं ना कहीं पर मिल जाएंगी। तो कितने बजे मिल जाएंगी? 11 बजे पर। तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगी, मैंने मान लिया यहाँ पर मिलेंगी। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपसे टाइम नहीं पूछता कि कितने बजे मिलेंगी, वो ये पूछ लेता है कि बी से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेंगी। एक बार वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताओ जरा। तो देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चंस में हमने सिंपली क्या करना है कि कुल मिलाकर ये जो बी वाली ट्रेन है ये कितने बजे चली थी? ये ट्रेन चली थी 9 बजे, और कितने बजे ये दूसरी ट्रेन को मिली? ये दूसरी ट्रेन को मिली 11 बजे। तो ये कितने घंटे चली? ये 2 घंटे चली। तो बी से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? बी से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये बी वाली ट्रेन 2 घंटे में चल सकती है। तो इसकी स्पीड है 75, तो 2 घंटे में ये पक्का 150 किलोमीटर दूर चली गई होगी। तो बी से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेंगी? 150 किलोमीटर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई ए से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेंगी, एक रास्ता तो ये है कि टोटल डिस्टेंस में से ये 150 घटा दो तो पता लग जाएगा ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। या फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता वही है जैसे हमने बी का निकाला है कि ये वाली ट्रेन कितने बजे चली थी भाई? ये वाली ट्रेन चली थी 8 बजे, और कुल मिलाकर 11 बजे तक ये चलती रही, तब जाकर ये यहाँ पर पहुंची है और दूसरी ट्रेन को मिली है। मतलब 3 घंटे चली है। तो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ये? 60 की स्पीड से 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो ए से कितनी दूरी पर ट्रेन मिलेंगी? 180 किलोमीटर। तो सिचुएशन साफ साफ समझ में आ गई। अब अगर ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई है तो एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करो। A train A लेफ्ट दिल्ली टू अहमदाबाद एट 8 AM। तो भाई दिल्ली टू अहमदाबाद ये रास्ता है, ये दिल्ली है, ये अहमदाबाद है। ये ट्रेन 8 बजे चल चुकी है विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 की स्पीड से। एंड अनदर ट्रेन बी लेफ्ट दिल्ली टू अहमदाबाद, ये भी दिल्ली से अहमदाबाद की तरफ जा रही है, एट 10 AM विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो भाई दिल्ली से अहमदाबाद काफ़ी भीड़ हो रखी है, तो ये जो दूसरी ट्रेन है ये चली है भाई साहब 10 बजे, कितने की स्पीड पर? 60 की स्पीड पर। ठीक है। इफ ट्रेन बी ओवरटेक्स ट्रेन ए, तो पहले वाली ट्रेन ए है, दूसरे वाली ट्रेन बी है, तो ट्रेन बी ट्रेन ए को ओवरटेक कर लेती है एट बड़ौदा, बड़ौदा पर, मान लो बीच में कहीं पर बड़ौदा है वहां पर, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो इस चीज को बाद में पढ़ेंगे एक बार। ठीक है। तो कहां पर ओवरटेक करती है एक बार वो मैं आपको बता दूं। देखो, पहले वाली ट्रेन 8 बजे चली थी, तब दूसरे वाली ट्रेन खड़ी थी, तो 8 बजे जब ये चली तो एक बार ये देख लो कि 10 बजे तक ये दूसरे वाली ट्रेन से कितनी दूर चली गई। तो 8 बजे चली थी, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 10 बजे तक 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे के अंदर ये 80 किलोमीटर दूर चली गई होगी। 80 किलोमीटर दूर 2 घंटे में, मतलब कि ट्रेन ए यहाँ पर है और ट्रेन बी यहाँ पर है, दोनों के बीच में कितना फासला है? दोनों के बीच में 80 किलोमीटर का फासला है, और अब 10 बज चुके हैं। तो देखो भाई, अब ट्रेन बी क्या करेगी? ट्रेन बी इस ट्रेन ए के पीछे से आएगी, कितनी स्पीड में? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और इनका जो बीच का गैप है उसको कवर करेगी। तो इनका ये जो बीच का गैप है इसको कवर करने के लिए ट्रेन बी कौन सी स्पीड का इस्तेमाल करेगी? मतलब अब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी इस गैप को कवर करने के लिए? बिकॉज दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, 60 माइनस 40, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की एडवांटेज है ट्रेन बी को, और उस एडवांटेज के कारण ये इस गैप को कवर करेगी। 1 घंटे के अंदर सिर्फ 20 किलोमीटर का गैप कवर कर पाएगी 1 घंटे के अंदर। तो 80 किलोमीटर का गैप कवर करने में ट्रेन बी को कितने घंटे लग जाएंगे? ट्रेन बी को लग जाएंगे मेरे भाई 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे लग जाएंगे ट्रेन बी को। मतलब शुरू करके 4 घंटे बाद ट्रेन भी यहाँ पर पहुँचेगी और यहीं पर ट्रेन ए पहुँचेगी और वो उसको ओवरटेक कर देगी। ठीक है, एग्जैक्टली उस तक पहुँच जाएगी, उसके बाद ओवरटेक कर देगी। तो ट्रेन बी को लगे हैं 4 घंटे।
ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, एक बार मैं इसको मिटे देता हूँ। एग्जामिनर ने हमसे एग्जैक्टली क्या पूछा पता है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका 2/5, मतलब अगर पूरे डिस्टेंस को 5 हिस्सों में बांट दें तो उसके 2 हिस्से यहाँ पर, पूरा डिस्टेंस अगर 5 हिस्सा है तो उसके 2 हिस्से जितने भी बनते हैं उतना डिस्टेंस है दिल्ली और बड़ौदा के बीच में। तो बाकी का 3 यूनिट डिस्टेंस है बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच में। ठीक है भाई। तो अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो हमें ये पता है कि ट्रेन भी 4 घंटे में दिल्ली से लेकर बड़ौदा तक पहुंच गई थी। ठीक है भाई। तो ट्रेन बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 4 घंटे के अंदर कितनी दूर चली गई होगी ये, 4 घंटे के अंदर इसने 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, जो कि सिर्फ 2 यूनिट के बराबर है। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 5 यूनिट का डिस्टेंस कितना है, पूरा दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक का निकालना है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 240, 1 यूनिट की वैल्यू 120 और 5 यूनिट की वैल्यू 120 इंटू 5, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगर ये समझ में आया है तो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार निकालो। ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाई बाइसिकल एट 10 AM एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के, बिकॉज यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स को। तो आपने इन क्वेश्चंस को आराम से समझते हुए, डायग्राम बनाते हुए, जहाँ पर भी डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, तसल्ली से सीखना है। अगर आप सीखने में जल्दबाजी करोगे तो कभी भी जल्दी क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। अगर बेसिक्स आप तसल्ली से सीख पाओगे, आप चीज़ों को फील कर पाओगे धीरे धीरे, और कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी, और उस वक्त आप ऐसी स्टेट में आ जाओगे कि आप ज़्यादातर काम मेंटली कर पाओगे, बिकॉज आपने सीखने में टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो आराम से करना, यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर हमारे ऊपर कोई भी वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि हमें 1 मिनट के अंदर ही करना है। ठीक है भाई। तो चलिए अब सोल्व करते हैं, और आप भी इन क्वेश्चंस को मेरे कराने से पहले खुद ट्राई करना तसल्ली से। तो एक लड़के ने अपने घर से 10 बजे चलना स्टार्ट किया 12 की स्पीड से। तो भाई सुबह 10 बजे वो लड़का चला 12 की स्पीड से। हिज एल्डर ब्रदर स्टार्टेड आफ्टर 1 hour and 15 minutes। उसके बड़े भाई ने 1 घंटे 15 मिनट बाद चलना स्टार्ट किया। तो अब मैं ये देख लेता हूँ कि 1 घंटे 15 मिनट के अंदर ये लड़का कहाँ पर पहुँच गया। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब 1 घंटे के अंदर ये 12 किलोमीटर जाता है। तो 1 घंटे के अंदर 12 किलोमीटर, और जो 15 मिनट हैं वो 1 घंटे का 1/4 होती हैं, 1 घंटे का चौथा हिस्सा होती है। अगर बंदा 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है तो 1/4 टाइम में, यानी कि 15 मिनट में 3 किलोमीटर जाएगा। तो कुल मिलाकर 12 + 3 वो 15 किलोमीटर दूर जा चुका है जहाँ पर वो स्टार्टिंग में था वहाँ से। और कितने बजे, 11:15 पर। अब उसका बड़ा भाई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, और ये जो बच्चा है वो यहाँ पर है। अब उसका बड़ा भाई क्या करेगा, उसका बड़ा भाई इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसको कवर करना स्टार्ट करेगा। कितनी स्पीड से, उतनी स्पीड से जितना इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है उससे। ठीक है। तो अब देखो, आप मेरे को ये बताओ उसके बड़े भाई को कितना टाइम लगा इनके बीच में ये जो गैप है इसको कवर करने में। तो 11:15 पर दोनों के बीच में 15 किलोमीटर का गैप था, और 1:30 में उसने अपने छोटे भाई को पकड़ लिया। तो मान लो यहाँ पर 1:30 पर उसने उसको पकड़ लिया। तो 11:15 पे स्टार्ट करके 1:30 तक, तो कितना टाइम हो गया, 11:15 से लेकर 1:15 तक तो 2 घंटे हो गए। ये बस निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। और 1:15 से 1:30 तक 15 मिनट हो गई। तो 2 घंटे 15 मिनट के अंदर उसने ये गैप कवर किया। तो 2 घंटे 15 मिनट कितने होते हैं, 15 मिनट होते हैं 1/4। ठीक है। अगर मैं इनको घंटों में बदलूँ तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 घंटों में उसने ये काम किया। तो देखो भाई, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को, ये अपना डिस्टेंस है, और नीचे है जो उसने टाइम लिया, टाइम है 9/4। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 चौके 20/3, यानी कि 6 2/3 किलोमीटर पर आवर उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो इतनी स्पीड से कवर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो बड़ा भाई है उसकी स्पीड 6 2/3 थी, ना 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 ना। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को इस स्पीड से उसने कवर किया है भाई।
मतलब कि उसके बड़े भाई की जो स्पीड है वो छोटे भाई से ज़्यादा थी। और कितनी ज़्यादा थी? उतनी ज़्यादा थी जितनी स्पीड से उसने इसके गैप को कवर किया है। बिकॉज जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका डिफरेंस लेते हैं ना, पिछले वाला जितनी एडवांटेज में होता है उतनी ही स्पीड से वो उस गैप को कवर कर पाता है। तो ये जो बच्चा है, बच्चे की स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर और इसके भाई की स्पीड पक्का 12 किलोमीटर पर आवर से 6/2/3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रही होगी। तो 12 + 6 मतलब कि 18/2/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका भाई चल रहा था। तो यहाँ पर ये 182/3 नहीं है, ये 18/2/3 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? अगर थोड़ा भी डाउट हो तो इसी प्रोसेस को एक बार फिर से देख लो वीडियो को। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट वे में समझाया है, डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग। और अगर समझ में आया है तो एक बार ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। तो भाई दो पॉइंट है, ये ए है ये बी है, दोनों 70 किलोमीटर दूर हैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार यहाँ से चलती है और एक कार यहाँ से चलती है। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलें, मतलब कि मान लो ये भी उधर जा रही है ये भी उधर जा रही है, ठीक है। दे मीट इन 7 आवर्स, तो वो 7 घंटे में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर देखो, ये मान लो 1 नंबर कार है, ये मान लो 2 नंबर कार है। जो 2 नंबर की कार है वो 1 नंबर की कार को अगर पकड़ना चाहती है तो उसको कितने किलोमीटर का डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, या फिर उसको कितने किलोमीटर का गैप कवर करना पड़ेगा? तो उसे 70 किलोमीटर का गैप कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 नंबर की कार को 70 किलोमीटर का गैप कवर करने के लिए जो स्पीड हम लेते हैं वो कौन सी स्पीड लेते हैं? वो लेते हैं इन दोनों स्पीड का डिफरेंस। उसकी स्पीड जितनी भी ज़्यादा होगी उस स्पीड से वो इस डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, तो 70 किलोमीटर के गैप को इन्होंने 7 घंटे में कवर कर दिया। 7 घंटे में मतलब कि कितनी स्पीड से इस गैप को कवर किया है? 7 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस गैप को कवर कर दिया, 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को 7 घंटे में। इसका मतलब ये जो पीछे वाली कार है इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रही होगी। 10 किलोमीटर आया ना, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रही होगी। मतलब दोनों कारों की स्पीड के बीच में 10 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, तो हमें यह पता लग गया कि दोनों कारों की स्पीड के बीच में डिफरेंस है 10 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है भाई, अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या बोला है? बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ बढ़े, यानी कि ये वाली कार भी इस तरफ आए, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मतलब यहां पर जो स्पीड यूज होगी वो होगी इन दोनों की स्पीड का सम। ठीक है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो 1 घंटे में मिलते हैं। मतलब 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर करते हैं। मतलब तो उनकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मतलब दोनों की स्पीड का जो सम है वो तो है 70 किलोमीटर पर आवर, और दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अब एग्जामिनर पूछ रहा है उनकी स्पीड कितनी है, तो भाई उनकी स्पीड आप ऑप्शंस में से देख लो, कौन सी 2 स्पीड हैं जिनका सम 70 है और डिफरेंस 10? ऑप्शन बी, 40 और 30 का डिफरेंस तो 10 है और दोनों का सम क्या है? 70। क्लियर है? अब हम एक और कंसेप्ट करने वाले हैं। देखो, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को क्रॉस करता है, यानी कि लंबी लंबी ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो एक दूसरे को क्रॉस करने में भी उनको कुछ टाइम लगता है, एक दूसरे को क्रॉस करने में भी उनको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। जब आप रेल में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको वो कंसेप्ट कराने वाला हूँ कि जब 2 चीज़ें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब 2 चीज़ें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस क्रॉसिंग के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ये एक कंसेप्ट है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको विजुअली दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मान लो एक लाल बस है और एक ये नीली बस है। तो अब मैं ये दिखाऊंगा कि इस नीली बस को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जब ये दूसरी बस को कवर करेगी। मान लो इस रेड बस की लंबाई है r मीटर, ठीक है भाई, और इस ब्लू बस की लंबाई है b मीटर, b फॉर ब्लू होता है ना। तो देखना, अब ये ब्लू बस चलेगी तो ब्लू बस कहाँ पर है? अभी ब्लू बस यहाँ पर है, ब्लू बस का जो मुंह है वो यहाँ पर है। अब जब ये ब्लू बस चली
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? देखो आर मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जो लाल बस की लंबाई है वो आर मीटर है। ये लाल बस के मुंह से लेकर लाल बस के पीछे तक पहुंच गई। लेकिन क्या इसने, यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब तक आर मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, लेकिन क्या इसने लाल बस को क्रॉस कर लिया? लाल बस को तो अभी भी क्रॉस नहीं किया है। अभी भी लाल बस और ब्लू बस एक दूसरे के साइड में है, बल्कि आर मीटर डिस्टेंस कवर भी कर चुकी। अब अगर इसने कंप्लीटली इस लाल बस को क्रॉस करना है तो इसको, ये लाल बस के एंड में तो पहुंच गई, लेकिन इसने अपने आप को भी तो बाहर निकालना है। ऐसे अपने आप को भी तो बाहर निकालना है। और ये बस खुद कितने मीटर की है? खुद ये 20 मीटर की है। देखो अब अपने आप को जब बाहर निकालना चाहेगी, जब ये अपने आप को बाहर निकालना चाहेगी तो उस वक्त इसको 20 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसने आर मीटर डिस्टेंस कवर किया लाल बस को कवर करने के लिए, फिर उसके बाद खुद को उसके साइड से निकालने के लिए 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो कुल मिलाकर इसने आर मीटर प्लस 20 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये लाल बस को क्रॉस कर गई। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा कि जब भी दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, चाहे एक चीज खड़ी हो या दोनों चीजें मूव कर रही हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो या चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो डिस्टेंस है उन दोनों चीजों की लेंथ का सम। क्लियर है? ना तो डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, ना इस बात से फर्क पड़ता है कि एक चीज खड़ी है। जब भी दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस क्रॉसिंग के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो होएगा उन दोनों की लेंथ का सम। तो चलिए भाई, अब मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ट्रेन के, इस कंसेप्ट के अंडर में जो क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। देखो, जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो उसको इस क्रॉसिंग के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, चाहे दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, और चाहे वो एक ऑब्जेक्ट खड़ा हो, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा तो उस क्रॉसिंग के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो होगा दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ का सम। तो यहाँ पर पोल की लेंथ मैंने मान ली p मीटर और ट्रेन की लेंथ मैंने मान ली t मीटर। तो इस क्रॉसिंग के दौरान टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ट्रेन की लेंथ प्लस पोल की लेंथ। लेकिन पोल की लेंथ जो है ट्रेन के सामने कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, छोटी सी है। इसी कारण इन क्वेश्चंस के अंदर हम पोल की लेंथ को कंसीडर नहीं करते हैं। अदरवाइज एक्चुअल में पोल की लेंथ भी ट्रेवल करनी पड़ती है। ठीक है, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस क्रॉसिंग में? सिंपल सी रूल मैंने आपको बताई है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों की लेंथ का सम, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? पहले वाली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ। ठीक है, मतलब कि दोनों ट्रेन की लेंथ का सम जिसके बराबर होगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं अब तक, क्या? ध्यान से सुनिएगा, जब भी दो चीजें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनका डिस्टेंस कैसे आएगा? उनका डिस्टेंस आएगा सम ऑफ लेंथ से, उनकी लेंथ का जो सम है वैसे। तो उस क्रॉसिंग की, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस क्रॉसिंग की स्पीड हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में हैं तो हम लेंगे उनकी स्पीड का डिफरेंस। अगर दोनों चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो लेंगे उनकी स्पीड का सम। और अगर उन दोनों में से एक चीज़ खड़ी है तो जो भी चीज़ हिल रही है उसकी जो भी स्पीड आएगी उसकी स्पीड कंसीडर करेंगे। तो अभी आपके सामने कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर मैंने क्या दिया है कि एक ट्रेन एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। उस ट्रेन की लेंथ गिवन है मीटर में, उसकी स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और ऑब्जेक्ट की और ट्रेन की जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन भी गिवन है, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी गिवन है अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आपने ये बताना है कि ये जो भी क्रॉसिंग होएगी इसके अंदर कितना टाइम लगेगा। और आपको मैं एक हिंट दे दूं
कि हमें बताना है कितना टाइम लगेगा और वो हमें बताना है सेकंड्स के अंदर। तो टाइम के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए कि ये जो भी क्रॉसिंग होएगी उसके अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इस क्रॉसिंग को करने में, और कितनी स्पीड पर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को करिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे कर लिए होंगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ इनका। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया है, तो यहां पर मेरे को ये बताओ इस क्रॉसिंग का डिस्टेंस कितना होगा। जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो किसकी लेंथ को कंसीडर किया जाएगा? सिर्फ ट्रेन की लेंथ को, पोल की लेंथ को तो कंसीडर किया नहीं जाएगा। तो यहां पर डिस्टेंस है 300 मीटर इस क्रॉसिंग का। तो 300 मीटर किस स्पीड से कवर किया गया? बिकॉज पोल मूव नहीं कर रहा, तो जो भी ट्रेन की स्पीड है वही इस क्रॉसिंग की स्पीड है, तो 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें टाइम सेकंड में निकालना है, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके। स्पीड नीचे गिवन है तो मैंने नीचे 5/18 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 18 तिये 54, 5 तिये 15, 15 दूनी 30। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितना टाइम लगने वाला है? इस ट्रांजैक्शन के अंदर टाइम लगने वाला है भाई 20 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब हम अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, अगली क्रॉसिंग देखते हैं। अगली क्रॉसिंग के अंदर एक ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इस क्रॉसिंग के लिए? 450 मीटर, बिकॉज आदमी की लेंथ तो मायने रखती ही नहीं है। और कितनी स्पीड पर यह क्रॉसिंग हुई? देखो, आदमी भी मूव कर रहा है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो हम क्या लेते हैं? उनकी स्पीड्स का डिफरेंस। तो भाई ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, आदमी की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो क्रॉसिंग है इसके अंदर 450 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 18 तिये 54, उसी तरह की कैलकुलेशन, 5 तिये 15, 15 तिये 45। तो इसके अंदर हमें टाइम लगेगा जी 30 सेकेंड। क्लियर है। अब अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली क्रॉसिंग के अंदर एक ट्रेन ने एक आदमी को क्रॉस किया है, तो लेंथ तो सिर्फ ट्रेन की मानी जाएगी 250 मीटर। इस क्रॉसिंग के अंदर इतना डिस्टेंस हुआ, लेकिन स्पीड कितनी होगी? जो डायरेक्शन है मैन की वो है ट्रेन के ऑपोजिट, तो यहाँ पर स्पीड का सम लिया जाएगा। 144 + 36 ये हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नहीं। जो स्पीड है वो नीचे गिवन है, तो मैं नीचे वाली चीज़ को 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 18 ऊपर आ जाता है, इसलिए हो सकता है आपको 18/5 दिख रहा हो। तो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 25, 5 पर चला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड लगेंगे इस ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सेकेंड लगने वाले हैं। तो अगली जो क्रॉसिंग हुई है उसके अंदर एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है, यानी कि इस क्रॉसिंग के अंदर जो टोटल डिस्टेंस कवर होएगा वो होएगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब 150 + 200, 350 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इस क्रॉसिंग के लिए। और स्पीड कितनी होएगी? बिकॉज प्लेटफॉर्म जो है वो मूव नहीं करता, तो स्पीड होएगी सिर्फ ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड है यहाँ पर 126। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 8 7 26, 7 5 35, तो यहाँ पर लगने वाले हैं भाई 10 सेकेंड। ठीक है, देन अगली जो क्रॉसिंग है उसके अंदर एक ट्रेन ने एक पुल को क्रॉस किया है। तो ट्रेन चाहे पुल को क्रॉस करे या ब्रिज को क्रॉस या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, बात तो एक ही है, ट्रेन एक रुकी हुई चीज को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? यहाँ पर टोटल 175 + 225, टोटल 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन इस क्रॉसिंग के लिए। और कितनी स्पीड से? बिकॉज ये जो ब्रिज है ये हिलता ही नहीं है, ब्रिज हिलते नहीं है ना, तो जो भी ट्रेन की स्पीड है उसी से। तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल पाऊँ। 18 5 90, 25 चौके 100, तो 4 चौके 16 सेकंड लग जाएंगे इस ट्रांजेक्शन के अंदर। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह आपने सोचना है।
हमारे सामने सिर्फ तीन चीज़ें हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। इन तीनों में से एग्जामिनर डेफिनेटली आपको दो देगा और तीसरी के बारे में पूछने वाला है यहाँ पर, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर। ये जो ट्रेन वाले अब मैं आपको कराऊंगा और एग्जामिनर जो आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसी वजह से आपने सोचना है कि ये जो क्रॉसिंग हुई है, इस क्रॉसिंग के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ये जो क्रॉसिंग हुई है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई है या सेम डायरेक्शन में, वहां से आपको पता लगेगी कि इस क्रॉसिंग की स्पीड कितनी है। तो वहां से आपको पता लग जाएगा इस क्रॉसिंग का टाइम कितना है, या फिर डिस्टेंस और टाइम दे देंगे, आपसे स्पीड पूछ लेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्राई करो भाई एक बार। ए 70 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन हाउ मेनी सेकेंड्स। तो एक ट्रेन एक बंदे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर एक क्रॉसिंग हो रही है। जहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर आपने ये देखना है कि भाई हाँ यहाँ पर एक क्रॉसिंग हो रही है, तो इस क्रॉसिंग के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। अगर ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करेगी तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा जितनी भी ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस हमें मिल गया, और बिकॉज वो पर्सन खड़ा है, ट्रेन मूव कर रही है, आदमी खड़ा है, तो किस स्पीड से ये क्रॉसिंग होएगी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉसिंग होगी। तो जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, बिकॉज जो टाइम है वो मीटर में है, और हमें जो जो लेंथ है सॉरी वो मीटर में है, और जो टाइम है वो हमें सेकंड्स में चाहिए। तो भाई 5/18 से गुणा करूंगा, 18 चला जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 तिये 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, तो 9 तिये 27/2 यानी कि 13.5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक बार इस क्वेश्चन को और ट्राई करो जरा। ए ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस ए ट्री। तो अब की बार एक ट्रेन एक ट्री को क्रॉस कर रही है, तो चाहे आदमी को क्रॉस करे या ट्री को क्रॉस करे, अगर आदमी खड़ा है तो बात एक ही है। तो इस क्रॉसिंग के अंदर टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल होएगा भाई। तो जो पेड़ की लेंथ है उसको भी हम इग्नोर कर देंगे, पेड़ की जो विड्थ है, चौड़ाई को, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 125 मीटर इस क्रॉसिंग के अंदर, और जो स्पीड हो जाएगी, तो यहाँ पर स्पीड हमसे पूछी है, तो इस क्रॉसिंग का जो टाइम है वो कितना है, 30 सेकेंड। तो अब हमें स्पीड मिल जाएगी इस क्रॉसिंग की, और ये क्रॉसिंग किस स्पीड से हुई है, जो भी ट्रेन की स्पीड है उसी से हुई है, क्योंकि पेड़ तो मूव करते नहीं है। तो भाई ये जो स्पीड है ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें चाहिए है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, बड़ी यूनिट की तरफ जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो भाई 25 5 125, और यहाँ पर भी 1 5 मैंने यहाँ से उठा लिया, 1 5 यहाँ से, यहाँ पर सिर्फ 6 बच जाएगा। 25 के अंदर 2 5 होते हैं ना, तो 6 3 18, तो 5 3 15 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, क्रॉसिंग के लिए ये तीन चीज़ें चाहिए कि भाई क्रॉसिंग के लिए कोई डिस्टेंस क्रॉस किया होएगा ट्रेन ने, या कोई भी जो चीज़ है उसने किसी स्पीड से क्रॉसिंग हुई होगी, अगर सेम डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं तो जो भी उनकी स्पीड का डिफरेंस है उससे हुई होगी, और कुछ उनको टाइम लगा होगा। उसमें से दो चीज़ें आपको बताएगा, और तीसरी चीज़ के बारे में आपको जानना है क्वेश्चन करने के लिए। तो ठीक है भाई, बेसिक से लेकर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक चलेंगे, बस आपने ये बात ध्यान के अंदर रखनी है। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लो जरा। ए ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ इट क्रॉसिस ए टनल इन 1 मिनट। तो एक ट्रेन ने एक टनल को क्रॉस किया है, तो भाई इस क्रॉसिंग के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, जो भी ट्रेन की लेंथ है प्लस जो भी टनल की लेंथ है। तो भाई ट्रेन की लेंथ है 800 प्लस टनल की लेंथ मैंने मान ली t, तो इस क्रॉसिंग की स्पीड कितनी होएगी, बिकॉज टनल जो है वो बेचारी कहीं पर जाती नहीं है, वो वहीं पर रहती है, तो जो भी ट्रेन की स्पीड है उसी स्पीड से क्रॉसिंग होएगी। तो भाई ट्रेन की स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर इनटू जो भी इस क्रॉसिंग के अंदर टाइम लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मीटर के अंदर है, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो भाई इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल दूँ, स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करके बदल दी। अब ये जो टाइम है ये 1 मिनट में है, 1 मिनट है, मिनट्स के अंदर है, क्रॉसिंग मिनट्स में हुई है, तो भाई यहाँ पर मेरे को टाइम चाहिए सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 13 6 78, ठीक है, 6 3 18, 6 × 13 6 × 3, 3 से चला जाएगा भाई 20 पर,
तो 20 पंजे 100 और 13 इंटू 100 कितना होता है 1300। तो भाई 800 के अंदर कितना ऐड करें कि 1300 आए, 800 के अंदर कितना ऐड करें 500, तो जो टनल की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन बी 500। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब आपने क्या करना है, यही सोचना है कि भाई क्रॉसिंग का डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन तीन में से दो चीजें आपको दे देगा और तीसरी चीज पूछ लेगा, तो उसी सोच के हिसाब से एक बार ये क्वेश्चन कर दो। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल, ठीक है, मतलब कि जब ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया होगा तो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है इस क्रॉसिंग के अंदर वो होएगा ट्रेन की लेंथ, जो कि मैंने मान ली टी, और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो भी ट्रेन की लेंथ के बराबर है, वो भी मैंने मान ली टी। तो इस क्रॉसिंग का डिस्टेंस हमारे पास मिल गया, स्पीड और टाइम और हमने निकालना है। तो ये जो क्रॉसिंग हुई है ये किस स्पीड से हुई होगी, प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं कर रहा होगा, तो जो भी ट्रेन की स्पीड है, तो ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में बदल लिया 5/18 से गुणा करके, और जो टाइम है जो इस क्रॉसिंग में लगा वो लगा भाई साहब 1 मिनट, तो मतलब कि सेकंड्स में कितना 60 सेकंड। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 5 90, इसको काटना रहने देते हैं, ठीक है, 5 5 25, 25 छिक्के 150, तो यहाँ पर टोटल आया हमारे पास 1500 मीटर इस क्रॉसिंग का डिस्टेंस। लेकिन इस क्रॉसिंग के अंदर एक ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया था, तो दोनों की लेंथ का जो सम है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, मतलब कि टी प्लस टी, तो 2t इजिकल टू 1500, टी इजिकल टू 750 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है भाई, ट्रेन की लेंथ है 750 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन और ट्राई करो, ट्राई करो एक बार इसको। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन having half its length and traveling in opposite direction at 42 किलोमीटर पर आवर in 12 seconds। तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है अगर अभी तक नहीं निकला है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर दो क्रॉसिंग्स हुई हैं। एक ट्रेन थी वो कुछ स्पीड से चल रही थी, और एक दूसरी ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और इस ट्रेन की लेंथ है हाफ। तो पहली क्रॉसिंग ये है, यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसके बाद एग्जामिनर ने क्या बोला है, इट ऑल्सो पासिस ए रेलवे प्लेटफॉर्म, कि जो अपनी पहली वाली ट्रेन है जिसके बारे में एग्जामिनर बात कर रहा था, वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है 45 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर दो क्रॉसिंग है, तो आपने शांति से पहले वाली क्रॉसिंग को ऐसे देख लेना है कि उस क्रॉसिंग का डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, टाइम कितना है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको आपने यहाँ पर यूज कर लेना है और ये देख लेना है इस क्रॉसिंग का डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, टाइम कितना है। बस यही सिंपल सी बात है। तो देखो कितने सिंपल दो स्टेप्स के अंदर इसका आंसर निकालते हैं अभी हम। तो ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये जो दूसरी ट्रेन है इसकी लेंथ है हैविंग हाफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ को मैंने मान लिया L, तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 2L। जिस ट्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ है 2L, तो भाई इस क्रॉसिंग का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2L + L 3L। इस क्रॉसिंग की स्पीड हो जाएगी, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड का सम 48 और 42, ये हो जाएगा भाई साहब 90, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो 5/18। मैं हमेशा मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि भाई ये जो ट्रेनों की लेंथ होती है ना वो मीटर में गिवन होती है क्वेश्चंस के अंदर, इसीलिए। और इस क्रॉसिंग का जो टाइम है वो है भाई साहब 12 सेकंड, और जो टाइम है वो सेकंड्स में गिवन होता है, मिनट में गिवन होता है तो उसको भी हम सेकंड में बदल सकते हैं। तो ये हमें मिल गया अभी 12। तो सिंपल सी चीज़ थी, हमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम किया है इस क्रॉसिंग के लिए, ठीक है। तो 18 5 90, तो बाकी सबको काट देते हैं, 5 5 25, 25 को यहाँ से मैंने उठा के एक 4 दे दिया, ये बन गया 100, यहाँ पर रह गया 3, तो कुल मिलाकर हमारे पास आ गया जी 300। 3L इज इक्वल टू 300, तो खाली L इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर इस ट्रेन की लेंथ आ गई 100, और जिस ट्रेन के बारे में बार बार एग्जामिनर बोल रहा है उसकी ट्रेन आ गई 200। इस ट्रेन के बारे में बात कर रहा है ना, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने क्या बोला, एक ट्रांजैक्शन हो गई, यहां से हमें ट्रेन की लेंथ मिल गई कि भाई इस ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर। अब यहां पर एग्जामिनर ने बोला है कि ये जो ट्रेन है ये किसी प्लेटफॉर्म को पास करती है 45 सेकंड में। तो जब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को पास किया, प्लेटफॉर्म की लेंथ मैंने मान ली P, तो उस क्रॉसिंग का डिस्टेंस कितना है 200 + P,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इस क्रॉसिंग की, जो भी इस ट्रेन की स्पीड है वही, प्लेटफॉर्म तो खड़ा है बेचारा, तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी है 48 मीटर पर सेकंड में बदलूंगा 5/18 से गुणा करके। टाइम कितना लगा इस क्रॉसिंग के अंदर, इस क्रॉसिंग के अंदर 45 सेकंड का टाइम लगा भाई। तो बस इसको सोल्व कर लो, पी की वैल्यू आ जाएगी, देख लो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से ये चला जाएगा 24 पर, 5 और 5 बन गए 25, 25 को इस 24 में से मैं एक 4 दिला दूंगा, ये बन जाएगा 100, वहां पर रह जाएगा 600। तो यहाँ पर आ गया जी आंसर 600। तो 200 में क्या जोड़ूं कि 600 हो जाए, तो भाई 200 में 400 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है 400। तो एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर एक और एक, चाहे 2 क्रॉसिंग्स ले आए या 3 ले आए या 4 ले आए, अगर आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी रहेगी तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हैं, हमने शांति से पढ़ना है और आराम आराम से क्वेश्चन को कर देना है। तो एक बार ये क्वेश्चन और करो। 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद 10। अब की बार मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ लिखूंगा, मिनिमम लिख के सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई 2 ट्रेन हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, सेम स्पीड से रन कर रही है, ठीक है भाई। इफ द टोटल लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर, तो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इस क्रॉसिंग का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, एक ट्रेन की लेंथ 120 है तो दोनों ट्रेन की लेंथ लेनी पड़ेगी, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, तो भाई डिस्टेंस आ गया इस क्रॉसिंग का 240 मीटर। टाइम कितना लगा इस क्रॉसिंग के अंदर, इस क्रॉसिंग के अंदर 12 सेकंड टाइम लगा, 12 सेकंड, ठीक है। और स्पीड कितनी है इस क्रॉसिंग की, तो स्पीड तो हमने निकालनी है, लेकिन आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि इस क्रॉसिंग की जो स्पीड होगी वो एक्चुअल में इन दोनों ट्रेन की स्पीड का सम होगी या डिफरेंस होगी, बिकॉज ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों ऑपोजिट में हैं, तो इनकी स्पीड का जो भी सम होगा उस स्पीड से ये ट्रांजैक्शन होगी। मतलब इस ट्रांजैक्शन की जो स्पीड है वो क्या होगी, दोनों ट्रेनों की स्पीड का सम, और दोनों की स्पीड सेम है, मतलब एक ट्रेन की जो भी स्पीड है उसकी स्पीड का डबल, उतनी स्पीड पर ये क्रॉसिंग होएगी। तो एक बार हमें ये स्पीड निकालनी है, निकाल लूँ भाई, बाद में आधा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा दोनों की स्पीड का जोड़ आएगा, दोनों की स्पीड का सम आएगा, और हमें क्रॉसिंग की स्पीड नहीं निकालनी है, हमने निकालनी है स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। तो मैंने 12 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आ गया भाई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन हमने किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये 72 किलोमीटर पर आवर जो आई है वो आई है, ये जो मैं क्रॉसिंग की बात कर रहा हूँ, जब दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दोनों की स्पीड का सम जो बना है वो 72 है, और दोनों की स्पीड इक्वल है, तो मतलब कि दोनों की स्पीड 36 और 36 है। स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर, 72 मत कर देना, यहाँ पर बातें हमेशा क्रॉसिंग की होती हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो भाई एक बार, मजा आ जाएगा आपको ये करके। 2 ट्रेन्स आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। एक मैंने ये ट्रेन ले ली और एक दूसरी ट्रेन मैं ले लेता हूँ काले रंग की, ठीक है, थोड़ा सा रेसिस्ट हो लेते हैं। देखो, ए पर्सन सीटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो इनमें से एक ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है, ये मैंने मान ली 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, ए पर्सन सीटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एक बंदा जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करने वाली ट्रेन में बैठा है, पासिस द अदर ट्रेन, ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ना, एक इंसान जो इस ट्रेन के अंदर बैठा है वो दूसरी ट्रेन को पास करता है। मतलब यहाँ पर जो क्रॉसिंग हुई है, यहाँ पर जिस चीज़ की बात कर रहा है, पास करने की बात कर रहा है, एग्जामिनर बात कर रहा है एक पर्सन की जो 80 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन में बैठा है और दूसरी ट्रेन की, ठीक है। ट्रेन और ट्रेन से कंफ्यूज मत हो जाना, एक बंदे की और एक ट्रेन की क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन में जो बंदा बैठा है वो दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पास करता है। इफ द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, ये जो दूसरी ट्रेन है इसकी लेंथ है 1000 मीटर, देन इट्स स्पीड, तो इस ट्रेन की स्पीड बताओ। तो देखो अब इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो, एक ट्रेन के और एक पर्सन के बीच में क्रॉसिंग हुई है, तो डिस्टेंस कितना होएगा, तो डिस्टेंस होएगा सिर्फ उस ट्रेन की लेंथ, पर्सन की लेंथ नेग्लिजिबल होती है। स्पीड कितनी होएगी,
तो भाई स्पीड तो इस बंदे के अंदर भी है, बिकॉज ये जो पर्सन है ये 80 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड से भाग रहा है, तो ये पर्सन की जो स्पीड है वो भी 80 किलोमीटर पर आवर होगी, उस ट्रेन में बैठा है ना, तो उस पर्सन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली ट्रेन इधर मूव कर रही है, इसकी भी कुछ स्पीड होगी, लेकिन वो मुझे पता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस भी स्पीड से क्रॉसिंग होगी वो होगी इन दोनों, इस ट्रेन की और इस बंदे की स्पीड का सम, मतलब 80 प्लस ट्रेन की स्पीड, ठीक है भाई, 80 प्लस ट्रेन की स्पीड मैंने लिख दी। और इस ट्रांजैक्शन का, इस क्रॉसिंग का टाइम कितना है, इस क्रॉसिंग को 18 सेकंड लगे, इस पर्सन को और इस ट्रेन को एक दूसरे से पास होने में। तो बस अभी कर देते हैं, इस ट्रेन की स्पीड अभी आ जाएगी, देखो इस 18 को उधर भेज दो, ठीक है, मैंने 18 को उधर भेज दिया, तो ये 1000 जो है ये क्या है, ये 1000 मीटर में है, उस ट्रेन की लेंथ मीटर में है, ये जो 18 है ये क्या है, ये सेकंड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पीड है वो है मीटर पर सेकंड में, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो चीज़ है ये 80 क्या है, ये 80 है भाई साहब किलोमीटर पर आवर में। तो मैं इसको एक बार किलोमीटर पर आवर में बदल दूं, लेफ्ट हैंड साइड 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया मैंने, ठीक है। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 5 से ये 1000 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई उस पर्सन की और उस ट्रेन की जो क्रॉसिंग हुई थी उसकी। तो इस पर्सन की स्पीड तो 80 थी, तो 80 में कितना जोड़ें कि 200 आ जाए, तो 80 में 120 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, मतलब ये जो ट्रेन थी ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन देता है, जब आपको, अगर आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ोगे या हिंदी पढ़ोगे, स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में किस किस ऑब्जेक्ट के बीच में क्रॉसिंग हुई है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसिस ए साइक्लिस्ट कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तो एक क्रॉसिंग हुई है, एक ट्रेन है जो एक साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है, पहली क्रॉसिंग। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, इन हाउ मच टाइम द सेम ट्रेन, यही ट्रेन कैन क्रॉस अदर साइक्लिस्ट कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ दिस। तो यही ट्रेन एक दूसरे साइक्लिस्ट को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर 2 क्रॉसिंग हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो पहले वाली जो क्रॉसिंग हुई है एक ट्रेन के और एक साइक्लिस्ट के बीच में हुई है, तो भाई डिस्टेंस कितना होगा, जो भी ट्रेन की लेंथ है उतना, तो डिस्टेंस हो गया भाई 200 मीटर, ठीक है। और स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी होएगी, तो साइक्लिस्ट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है। तो मेरे भाई अब तक मैं क्या करता आ रहा हूँ, देखो मैं अपने आप को रोकता आ रहा हूँ, मैं हमेशा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं लिखता, अब तक आपको समझाने के लिए लिख रहा था। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में क्या लिखते हैं। देखो इस क्रॉसिंग के अंदर जो डिस्टेंस है वो है भाई साहब 200 मीटर, और एग्जामिनर ने एक और चीज़ बताई है कि इस क्रॉसिंग के अंदर 10 सेकंड लगे। तो मैं सिर्फ वो चीज़ें लिखता हूँ जो एग्जामिनर देता है। एग्जामिनर ने इस क्रॉसिंग का डिस्टेंस बता दिया और इस क्रॉसिंग का टाइम बता दिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे ये पता लग जाएगा कि इस क्रॉसिंग की स्पीड कितनी है। तो इस क्रॉसिंग की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ अब मैं देखूंगा कि ये जो क्रॉसिंग हुई है ये सेम डायरेक्शन में हुई है ऑपोजिट में, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई है, मतलब ये साइक्लिस्ट इधर आ रहा था, ट्रेन इधर आ रही थी। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉसिंग होती है तो उनकी स्पीड का सम होता है। बंदे की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन की स्पीड मुझे पता नहीं, लेकिन इस क्रॉसिंग की स्पीड वो है 20 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे को 20 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस किया है। और भाई ये जो 20 है ये 5 का और ट्रेन की स्पीड का सम है, मतलब ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, तभी तो 15 और 5 20 बनेंगे। अब हमने दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ जाना है कि भाई ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, मुझे जो मिल गई अभी, इस दूसरे बंदे की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर की स्पीड से आएगा, ट्रेन 15 मीटर की स्पीड से आएगी। इनकी जो क्रॉसिंग होएगी वो होएगी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड मिल गई। और जो इनका डिस्टेंस होएगा वो क्या होएगा, जो भी ट्रेन की लेंथ है वो, तो हमें क्रॉसिंग का डिस्टेंस पता है 200 मीटर पर सेकंड, क्रॉसिंग की स्पीड पता है 25 मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमें टाइम पता लग जाएगा कि 25 × 200 8 सेकंड के अंदर ये ट्रेन एक दूसरे को, सॉरी ये ट्रेन और ये साइक्लिस्ट एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। समझ में आ गई बात समझ में आ रही है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे आपका लेवल काफ़ी राइज कराने वाला हूँ मैं, ठीक है, वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो बस। अब
एक और टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं जिनके अंदर क्या होता है, दो सिचुएशंस को कंपेयर करना होता है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ए मूविंग ट्रेन पासिस ए प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग इन 40 सेकेंड्स। तो जब एक मूविंग ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो सिर्फ ये देखो उसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, और कितनी जो इस क्रॉसिंग की जो स्पीड होती है वो किसकी स्पीड होती है, वो सिर्फ ट्रेन की स्पीड होती है, प्लेटफॉर्म तो मूव करता नहीं है ना। तो और ये डिस्टेंस किसको क्रॉस करना पड़ेगा, किसको कवर, प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, ट्रेन को ही करना पड़ेगा। मतलब वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो कि 50 मीटर है, वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब कि ट्रेन की लेंथ प्लस 50 मीटर क्रॉस करने के अंदर, कवर करने के अंदर 14 सेकंड ले लेती है इसको कवर करने के लिए। एंड ए लैंप पोस्ट इन 10 सेकेंड्स, वो ट्रेन एक लैंप पोस्ट को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो जब एक ट्रेन एक लैंप पोस्ट को कवर करती है, एक लैंप पोस्ट को क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सिर्फ ट्रेन की लेंथ, तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ। अब आप इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करो, बस मेंटली इनको कंपेयर कर सकते थे। ऊपर वाली सिचुएशन में ट्रेन कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, 4 सेकंड ज़्यादा ले रही है। कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, 50 मीटर का डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। मतलब ये जो ट्रेन है ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 4 सेकंड ले लेती है। तो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, तो स्पीड तो आ ही जाएगी। ये ट्रेन 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 4 सेकंड ले लेती है। तो अब हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 5 से ये चला जाएगा भाई 10 पे, और 2 से ये चला जाएगा 9 पे, 2 से ये चला जाएगा 5 पे, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से देख लो, फिर अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये देखो, ये करो एक बार। ए ट्रेन ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 240 मीटर इन 21 सेकेंड एंड 18 सेकेंड। तो पहले वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर, पहले वाली क्रॉसिंग के अंदर ट्रेन को खुद की लेंथ प्लस 300 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और इसमें ट्रेन को लग जाते हैं भाई साहब 21 सेकेंड। दूसरी वाली सिचुएशन के अंदर ट्रेन को खुद की लेंथ प्लस 240 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसके अंदर ट्रेन को लग जाते हैं 18 सेकेंड। तो जो पहले वाली सिचुएशन है उसके अंदर ट्रेन को कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है, दूसरी के मुकाबले 60 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ रहा है, और इसी कारण ट्रेन को कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ट्रेन को 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो मतलब ट्रेन ने वो 60 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करने के लिए ये 3 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो ट्रेन की स्पीड भी पता लग जाएगी, 60/3 इंटू 18/5, तो 5 दिए 15, 15 चौके 60, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। तो बस एक बार एक और क्वेश्चन इस टाइप का करवा रहा हूँ, फिर अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। ये करो एक बार। ए ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो भाई ट्रेन खुद की लेंथ प्लस 800 मीटर का एक ब्रिज, इसको पास करने में ले लेती है 100 सेकेंड, और ट्रेन खुद की लेंथ प्लस 400 मीटर का एक ब्रिज, इनको पास करने में ले लेती है 60 सेकेंड। तो ऊपर वाली सिचुएशन में ट्रेन ने 400 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, जिसके लिए ट्रेन ने 40 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 400 डिवाइडेड बाई 40, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो ट्रेन है ये 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने ट्रेन की स्पीड नहीं पूछी, यहाँ पर उसने पूछी है ट्रेन की लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक सिचुएशन को यूज कर सकते हैं, पहली वाली को भी दूसरी वाली को भी, किसी को भी कर लेना, कोई भी फर्क नहीं आएगा आंसर में। मैं पहली वाली को कर रहा हूँ, किसी ने किसी एक को तो करूंगा ही ना। तो देखो ये ट्रेन जो है ये 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर चली जाती है, तो इसने जो पहले वाली जो क्रॉसिंग की है वो 100 सेकंड में की है। तो 100 सेकंड के अंदर कुल मिलाकर इसने 1 सेकंड के अंदर अगर 10 मीटर किया, तो 100 सेकंड के अंदर इसने 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 1000 मीटर का, ठीक है। और 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके इसने उस ब्रिज को क्रॉस कर दिया होगा, ठीक है।
तो जब उस ब्रिज को इसने क्रॉस किया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। तो खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ बराबर है 1000 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई साहब, 200 मीटर ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो अब मैं आपको अगला कंसेप्ट बताने वाला हूँ। अगला कंसेप्ट क्या है वो मैं एक बार आपको दिखा दूँ विजुअली। कि देखो यहाँ पर आमने सामने दो कार खड़ी हैं, एक तो कार नंबर ए जो कि लाल है और एक कार नंबर 2 जो कि हरी है। क्लियर है, ये दोनों कारें एक साथ एक दूसरे की तरफ चलेंगी। ठीक है, चल पड़ी। और एक्चुअल में ये जो लाल कार है इसको यहाँ पर जाना है और ये जो हरी कार है इसको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है टाइम टेकन टू रीच द डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग। जब दो चीज़ें आमने सामने से चलती हैं तो एक दूसरे को मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती हैं उसका और इनकी स्पीड का क्या रिलेशन है वो कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेकर आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इनका फॉर्मूला बता दूंगा ताकि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े, उसके पीछे की फीलिंग आपको पता लग जाए। तो वो फॉर्मूला समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो कार 2 की जो स्पीड है, ठीक है, कार 2 की जो स्पीड है वो मैंने 2 गुना ले ली। ठीक है भाई, कार ए के कंपैरिजन में। और अब मैंने इन दोनों को भगा दिया। तो अब मैं ये देखूंगा कि ये जो कार 2 है इस कार 2 को कितना टाइम लगेगा कार ए के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये जो टाइम है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। टाइम डिपेंड करता है कि किसी चीज़ को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और उस डिस्टेंस को वो कितनी स्पीड से कवर करेगी। ठीक है, तो मैं कार 2 का टाइम बता रहा हूँ यहाँ पर कार ए के कंपैरिजन में। मतलब कार 2 को बचे हुए डिस्टेंस को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उस चीज़ के कंपैरिजन में जितना टाइम कार ए को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में लगेगा। तो देखो भाई, दोनों चीज़ें देखेंगे, दोनों फैक्टर। कार 2 का जो डिस्टेंस है वो कार ए के कंपैरिजन में कितना है, कार 2 का डिस्टेंस कार ए के कंपैरिजन में कितना है। बिकॉज कार 2 की जो स्पीड है, कार 2 की स्पीड 2 गुना थी। ठीक है, इसी कारण ये 2 नंबर की कार पहले ही 2 गुना डिस्टेंस कवर करके आ गई। और जो ये 1 नंबर कार है ये सिर्फ उसके कंपैरिजन में 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर पाई, जिसके कारण कार नंबर 2 को अब आगे आधा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सिर्फ इसी कारण, क्योंकि उसकी स्पीड डबल है, इसी कारण इसको आगे सिर्फ आधा टाइम लगेगा, क्योंकि इसको आधा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो जो डिस्टेंस का फैक्टर है उसके कारण कार नंबर 2 को आधा टाइम लगने वाला है बाद में, मिलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। पहला फैक्टर देख लिया। अब देखते हैं दूसरा फैक्टर कि डिस्टेंस आधा है वो अलग बात है, अगर डिस्टेंस सेम भी होता, अगर डिस्टेंस सेम भी होता तो कार 2 की जो स्पीड है वो डबल है, कार 2 की स्पीड डबल है। तो अगर किसी चीज़ की स्पीड डबल होती है तो इसको वैसे ही आधा टाइम लगता है। तो इसकी स्पीड वाले फैक्टर के कारण इसको, इसकी स्पीड डबल होने के कारण इसको फिर से आधा टाइम लगेगा, मतलब और आधा टाइम लगेगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिर्फ एक काम किया था, मैंने कार 2 की स्पीड को डबल किया था और कार 2 की स्पीड मैंने डबल की, 2 गुना की। इसी कारण कार 2 को 1/2 इंटू 1/2 उसका जो टाइम है एक दूसरे से मिलने के बाद जो डिस्टेंस को कवर करने का टाइम है वो 1/2 इंटू 1/2 गुना हो गया कार ए के कंपैरिजन में। अगर मैं कार 2 की स्पीड 3 गुना कर देता तो कार 2 को जो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसको लगेगा 1/3 इंटू 1/3। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि स्पीड जितने भी गुना है, किसी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जितने भी गुना है उसका स्क्वायर इफेक्ट आ रहा है। और सिर्फ स्क्वायर इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब 3 इंटू 3 थोड़ी हुआ है, 1/3/1/3 हुआ है, मतलब स्क्वायर और उसका उल्टा। अगर 3 गुना स्पीड की तो 1/3 इंटू 1/3 ये इफेक्ट आ रहा है। अब मैं इसी इफेक्ट को फॉर्मूले के अंदर लिखने वाला हूं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये मैंने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको बता दी ताकि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े। तो देखो अब मैं क्या करूंगा कि भाई ये है कार बी, मैंने इसको मान लिया कार बी, या फिर कार 2 ही मान लेते हैं कि जब कार 1 और कार 2 एक दूसरे की तरफ चलेंगी और मिलने के बाद कार 2 अपनी डेस्टिनेशन तक जो टाइम लेगी वो मैंने मान लिया T2, और कार 1
अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लेगी उसको मैंने मान लिया t1। कार 1 की स्पीड मैंने मान ली s1, कार 2 की स्पीड मैंने मान ली s2। अब ध्यान से सुनिएगा कि s1 बाई s2 इनकी स्पीड्स का जो रेशियो होएगा वो होएगा अंडर रूट। अब मैंने अंडर रूट क्यों लिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्वायर्ड इफेक्ट आया था, सिर्फ 3 गुना करने से 2 बार 1/3 हो जा रहा था टाइम। ठीक है, टाइम हो जा रहा था ना इतना, तो इसीलिए टाइम के ऊपर मैंने अंडर रूट लगाया है। ठीक है, और जिस कार की स्पीड डबल होगी उसको डबल टाइम नहीं लगता, उसको आधा लगता है। तो अगर कार 1 की स्पीड s1 है तो इसके सामने आपने t1 नहीं लिखना भाई साहब, रेसिप्रोकल भी तो हुई थी चीजें, 3 गुना से 1/3 हुई थी। तो s1 के सामने आपने लिखना है t2 और s2 के सामने आपने लिखना है t1। मतलब कुछ कुल मिलाकर एक ऑब्जेक्ट की, एक कार की स्पीड के आगे दूसरी कार का टाइम लिखना है, और जहां पर भी टाइम आएगा वहां पर आपने अंडर रूट लगाना है। हो सकता है आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, क्वेश्चंस को ऐसे कर दो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी आप इसको याद कैसे रखोगे? आप इसको याद रखोगे क्योंकि यहाँ पर मैंने अंडर रूट या फिर रूट लगाया है ना, तो रूट के एंड में टी आता है और टाइम के शुरू में टी आता है। ठीक है, अब रटने के लिए कुछ चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो मतलब जो टाइम वाली इक्वेशन है उसके ऊपर अंडर रूट आता है। अब इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन फेंकता है आपके ऊपर एग्जामिनर। कैसे क्वेश्चन? ये करो जरा एक बार। 2 trains started at the same time, one from A to B and another from B to A। तो भाई ये A है, ये B है। एक ट्रेन यहाँ से चली और एक ट्रेन यहाँ से चली। इफ दे अराइव्ड एट B एंड A रिस्पेक्टिवली, अगर वो ये वाली ट्रेन B पर पहुंच गई और ये वाली ट्रेन A पर पहुंच गई है रिस्पेक्टिवली 4 hours and 9 hours आफ्टर दे पास्ट ईच अदर। तो यहाँ पर वही बात की है कि जब इन्होंने एक दूसरे को पास किया उसके बाद इस वाली ट्रेन को तो लग गया भाई 4 घंटे। इफ दे अराइव्ड बी एंड ए रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 hours, तो पहली वाली ट्रेन को 4 घंटे बोल रहे हैं। इस ट्रेन को तो लग गया एक दूसरे से मिलने के बाद 4 घंटे बी पर पहुंचने में, और दूसरी वाली ट्रेन को लग गए 9 घंटे। तो इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है टाइम टेकन टू रीच टू द डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग ईच अदर। एक दूसरे से मिलने के बाद जो टाइम इनको लगा है अपनी मंजिल तक पहुंचने में। क्लियर है? अब देखो इस वाली सिचुएशन में फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट टी ए अपॉन टी बी। ट्रेन ए ने जितना टाइम लिया, ट्रेन बी ने जितना टाइम लिया, तो ऐसे इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो सबसे ऊपर आएगी स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ए के सामने बी और बी के सामने आपने लिखनी है ए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार इसके ऊपर। तो ट्रेन ए को कितना टाइम लगा भाई साहब? जो ए से चली थी, यहाँ से जो ट्रेन चली थी उसको मिलने के बाद कितना टाइम लगा? उसको लगा 4 घंटे। और दूसरी ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को मिलने के बाद पहुंचने में कितना टाइम लगा? 9 घंटे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ गया? ये आ गया अंडर रूट 2:3। तो जो ये एस ए, ये जो पहले वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है 3 और दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड हो गई 2, तो 3:2 रेशियो हो जाएगा दोनों ट्रेनों की स्पीड का। टेंशन मत लो, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन और ट्राई करो। 2 trains A and B starts from stations X and Y towards Y and X। भाई ये स्टेशन X है, ये Y है, इस ट्रेन का नाम A है, इसका नाम B है, तो ये उस तरफ जा रही है, ये उस तरफ जा रही है। ठीक है भाई, आफ्टर पासिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे को पास करने के बाद, एक दूसरे को मिलने के बाद, दे टेक 4 hours and 48 minutes। इस वाली ट्रेन को ये डिस्टेंस कवर करने में लगे 4 घंटे 48 मिनट, और दूसरी वाली ट्रेन को एक दूसरे से मिलने के बाद लगे यहाँ पर 3 घंटे और 20 मिनट टू रीच Y एंड X रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रेन A इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ दिस मच, अगर ट्रेन A इतने की स्पीड पे जा रही है तो ट्रेन B की स्पीड, तो 45 को एक बार भूल जाओ, हमें एक बार स्पीड का रेशियो निकालने दो, फिर तो बता देंगे सब कुछ। इनकी स्पीड का रेशियो चाहिए ना, तो स्पीड ऑफ ट्रेन A अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन B, आपको यही निकालना है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो, तो अंडर रूट, तो ऊपर कौन सी ट्रेन का टाइम लिखोगे? ट्रेन ए का टाइम मत लिख देना, ऊपर आप लिखोगे ट्रेन बी का टाइम, इसको कितना टाइम लगा मिलने के बाद पहुंचने में। ठीक है, पहले मैं ट्रेन ए लिख रहा हूं ना, तो इसको लगा 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटे मतलब कि 60 थी 180 और 20,
200 मिनट। और दूसरी वाली ट्रेन को, इस वाली ट्रेन को कितना टाइम लगा, इस वाली ट्रेन को लगा भाई 4 घंटे 48 मिनट, मतलब 60 चौके 240 और ये 288। तो मैं इनको 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये चला जाएगा 100 पर और ये चला जाएगा 144 पर। ठीक है, तो अब क्या आ गया, √10 और 12 ये आ गया। तो 2 5 10, 2 6 12। अगर ट्रेन ए की स्पीड 5 है तो ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी, ट्रेन बी की स्पीड होगी 6। इफ ट्रेन ए इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस 5 की जगह पर 45 किलोमीटर पर आवर है, तो 5 का कितने गुना है, 9 गुना, तो 6 की जगह पर क्या होगा, 6 9 54। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसी फॉर्मूले को अब अगले क्वेश्चन पर लगाओ। P and Q start running simultaneously, one from point A to B and the second from B to A. जो P की स्पीड है वो है 6:5। ठीक है, जो P की स्पीड है वो 6/5 है, 6/5 गुना है Q की। तो अगर मैंने P की स्पीड को 6 मान लिया तो Q की स्पीड को मैं 5 मान लूंगा, Q के कंपैरिजन में उसकी स्पीड 6/5 है। तो इनकी स्पीड का रेशियो हमें मिल गया। अब ये करेगा क्या, अब ये आपको एक का टाइम बता देगा, दूसरे का टाइम पूछ लेगा, और हमें तो फॉर्मूला पता ही है, तो सिंपल सी बात है। देखो अब इसने क्या बताया कि इफ आफ्टर क्रॉसिंग Q को क्रॉस करने के बाद P टेक्स 2.5 आवर्स, तो P को कितने लगे, 2.5 घंटे लगे। तो P का टाइम मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई, P का टाइम मैंने लिख दिया ऊपर 2.5 घंटे, 5/2। और Q को कितना टाइम लगा, Q का टाइम मैंने मान लिया Q। अब अगर मैंने P का टाइम ऊपर लिखा है तो P की स्पीड को नीचे लिखना पड़ेगा, उल्टा करके लिखना पड़ता है, याद है ना। तो P की स्पीड जो 6 है उसको मैंने नीचे लिख दिया, Q की स्पीड 5 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ स्क्वायर रूट को हटाने के लिए। तो यहाँ पर आ गया जी 25 और यहाँ पर आ गया 36। ठीक है, तो 5 5 जा 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 18 पर, और Q को मैं उधर ऊपर भेज दूंगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी 18/5 घंटे, घंटों में टाइम है। तो ये आ गया भाई 5 × 15, 3 3/5। अगर इसको आप 60 से गुणा कर दोगे तो 3 घंटे और 5 12 12 3 36, 3 घंटे 36 मिनट के अंदर Q अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाऊं, एक और क्वेश्चन लो, इतना एनफ हो जाएगा इस कंसेप्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 buses A and B started simultaneously from cities P and Q towards cities Q and P respectively। तो 2 बस हैं भाई। अब एक बात बताओ, अब मेरे को डायग्राम नहीं बनाता मैं डायग्राम, ठीक है, या फिर चलो हो सकता है आपको समझ में ना आए, अदरवाइज डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप समझ चुके हो कि ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई 2 बस हैं, एक ट्रेन, एक बस ए है, एक बस बी है, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, हमें इस सिचुएशन का पता है। और जो रेशियो ऑफ स्पीड है वो भी हमें पता है कि ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो है 3:4। तो हमने करना क्या है, 3:4 रेशियो, तो हमने अंडर रूट के अंदर ऊपर मैंने ए की स्पीड लिखी है तो ऊपर आपने क्या लिखना है, बी का टाइम और नीचे ए का टाइम, बस, और सॉल्व कर देना है। देखो द बसेस मीट एट 11 AM इन बिटवीन P एंड Q। तो दोनों बसेस कहीं पर 11 बजे मिली। ठीक है, इफ बस ए रीचेज सिटी Q एट 3 PM, और जो बस ए है ये यहाँ पर 3 बजे पहुंची, उसने अब की बार आपको डायरेक्टली टाइम नहीं बताया कि इतने घंटे लगे, ना ना ना, उसने ये बता दिया कि इतने बजे मिले और इतने बजे पहुंच गई। तो कुल कितने घंटे लगे भाई, कुल मिलाकर 4 घंटे लगे मिलने के बाद ट्रेन ए को पहुंचने में। ए का टाइम मैंने नीचे लिख दिया 4। अब वो आपसे पूछेगा बी कितने बजे पहुंचेगी, तो बी का टाइम मुझे तो पता नहीं, तो मैंने बी की जगह बी लिख दिया। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर, ताकि अंडर रूट हट जाए। तो 3 की जगह पर आ जाएगा 9 और 4 की जगह पर आ जाएगा जी 16। तो 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये चला जाएगा 4 चौके 16, 4 पर। तो अब हमें पता लग गया कि भाई बी को मिलने के बाद कितने घंटे लगेंगे एंड तक पहुँचने में। तो बी को लगेंगे 4 दूनी 8 और 2 1/4, मतलब 2 घंटे 15 मिनट। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है एट व्हाट टाइम बस बी रीच इन सिटी पी, कि कितने बजे पहुंचेगी। तो भाई ये 11 बजे मिले थे, उसके 2 घंटे 15 मिनट बाद, तो 11 में 2 जोड़ोगे तो 1:15 पर, और ये PM है क्योंकि ये AM पर मिले थे, दिन में मिले थे ना, हाँ, तो आफ्टरनून में पहुंच रहे हैं 1:15 पर। बस ये आंसर है।
अब आपने क्या करना है, इसके बाद एक कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट आपको मिलेगा। आपने भाई साहब बिल्कुल तसल्ली से जहाँ पर डायग्राम बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर डायग्राम बना के, लेकिन उन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करना है। अगर पहले अटेम्प्ट पे ना होए तो जो क्वेश्चन ना हुए उनको गोल गोल कर लेना, और सारे क्वेश्चंस को करके एक बार फिर से जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको कर लेना। ट्राई करना कि इन क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट में है उनका सॉल्यूशन आप खुद निकाल लो। अगर कोई लेंदी लगे तो उसका मेरा वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को खुद निकाल गए तो फिर ये कंसेप्ट कभी भी आप नहीं बोलने वाले हो। ठीक है।